नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस रात्रिकालीन संस्करण में। आज हमारे साथ हैं विजय सरदाना जी और हम एक बार पुनः वह बात करेंगे जिसको सुनकर पता नहीं भारतीय इतने आनंदित क्यों होते हैं, और वो है पाकिस्तान का बिखराव। आपका स्वागत है विजय जी। नमस्कार सर। अब पाकिस्तान की बात करते हैं तो आजकल तो हम देखते हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे सोसाइटी हो और चाहे मिलिट्री हो, सब में हालत ख़राब है। अभी एक ब्रिगेडियर साहब को नॉर्थ वजीरिस्तान में मार दिया गया। बताइए, ब्रिगेडियर जैसा ऑफिसर, इस लेवल का ऑफिसर यदि मार दिया जाए तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है उस देश की आर्मी की। बाकी तो छोड़ दें बात, और वो आर्मी जो वहाँ की स्टेबलाइजिंग फोर्स है। जी संजय जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, जहां तक बात है पाकिस्तान की, देखिए दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करे, पॉलिटिकल बात करे, किसी भी डायमेंशन में बात करे। सरकार का सबसे पहला काम होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देना। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो किसी को भी ये समझ में नहीं आता है कि देश किस तरफ जाएगा, क्योंकि जो भी निर्णय आज हम लेंगे वो आने वाले भविष्य के लिए लेंगे, वो आज का नहीं है, वो इतिहास नहीं बदल रहे। हम आने वाले दिनों की बात करते हैं, चाहे मेरे को बच्चों को स्कूल भेजना है या हम लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ऑफिस जाना है, फैक्ट्री जाना है, भविष्य की हम बात करते हैं। हर इंसान समाज में भविष्य की प्लानिंग करके चलता है, और उसके लिए सबसे जरूरी होता है एक मानसिक सेटिस्फैक्शन कि हाँ, मैं सही जगह पे हूं, स्टेबल जगह पे हूं। और यही कारण है कि सर, जब लोग माइग्रेट करते हैं, विदेश जाके बसने की कोशिश करते हैं, उसका एक कारण यही होता है कि लोग ऐसे देश ढूंढते हैं जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, और उनको लगता है कि वहां मेहनत करेंगे तो भविष्य उज्जवल होगा, इसीलिए लोग माइग्रेट करते हैं। आज पाकिस्तान की स्थिति उसके उलट है। पाकिस्तान में जिस तरह से अराजकता का माहौल है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, उसके कारण जितने बाकी आपने मुद्दे गिनाए, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक क्राइसिस हो, मतलब जो स्थिति है वहां की, ये सब इसलिए है क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। लोगों को सरकार पे भरोसा नहीं रहा, और जब सरकार पे भरोसा नहीं रहा तो लोग अपने लेवल पे डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। फिर उसमें लोग ये नहीं देखते कि सही क्या है और गलत क्या है। और जो आपने एग्जाम्पल दिया कि ब्रिगेडियर साहब को गोली मार दी गई, तो सर सवाल ये है कि अगर मान लीजिए जिसने गोली मारी होगी उसको कोई ना कोई तो उनसे दुश्मनी होगी या टीटीपी वालों ने मारी है। विरोधाभास होगी। टीटीपी मैं का वही राज कह चल रहा हूँ, रहा है। तो टीटीपी ने अगर मारा है और उनके ब्रिगेडियर साहब को, तो इसका मतलब ये है कि उनको लगता है कि अब सरकार तो कुछ करेगी नहीं, जो करना है हमें करना है, और जो हमारे रास्ते में आएगा उसको हम हटाएंगे। तो इसीलिए यह घटनाक्रम हो रहा है सर। बात करें तो आपने कहा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो मुख्य फैक्टर है, लेकिन पॉलिटिक्स और इकोनॉमी कम से कम पाकिस्तान में तो बिल्कुल एक दूसरे से गुथे हुए हैं। और जो इकोनॉमी है वो तो बहुत समय से गड्ढे की तरफ जाती जा रही है, और लगातार दिख रहा है, इमरान खान के समय से ही दिख रहा था। और उसका जो मुख्य कारण है वो संभवतः उनकी सोसाइटी है, जो कि अभी भी लूट मार में ज़्यादा विश्वास करती है, प्रोडक्शन में कम। ये बात सही है सर। देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है, चाहे वो इमरान खान को सत्ता में लाना और फिर हटाना, उससे पहले देखिए पाकिस्तान की जो सर, आपको अगर कुर्सी है ना, जो चाहे वहां राष्ट्रपति शासन बोले या प्रधानमंत्री की कुर्सी बोले, आइदर वे, वो एक शेर की सवारी है। बैठना हर आदमी चाहता है, लेकिन जब वो उतरता है तो उसका हाल बहुत बुरा होता है। आप पाकिस्तान का इतिहास देख लीजिए कि हर आदमी जो उस कुर्सी पे गया, उसके बाद जब वो कुर्सी से हटा, उसकी जिंदगी नर्क जैसी हो गई। कौन सा ऐसा पाकिस्तान का आज तक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रहा हो
जिसने रिटायरमेंट के बाद इज्जतदार जिंदगी जी हो? एक बता दो सर, एक भी नहीं है। लेकिन ये लालच ऐसा है कुर्सी का कि हर आदमी दौड़ के उस पर बैठना चाह रहा है। अब जिस मतलब 75-80 साल में जिस राज्य में या जिस देश में इस तरह का माहौल रहा हो, वहां ये पता हो कि भाई मैं तो सिर्फ 5 साल के लिए हूं, या जब तक मेरे पास एक बहुमत है, चाहे वो कंस्ट्रक्टेड बहुमत है या फैब्रिकेटेड बहुमत है, वॉट एवर वी वांट टू कॉल इट, कि उसके बाद उसका भविष्य क्या होगा उसको खुद नहीं पता। क्योंकि कई एलिमेंट्स हैं वहां पे, उनका एक फ्यूडल सिस्टम है, फिर दूसरी तरफ आर्मी है, तीसरी तरफ उनकी अपनी ब्यूरोक्रेसी है, एक एलिट क्लास है। तो ये 4-5 धड़े हैं जो डिसाइड करते हैं पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। और ये लोग समृद्ध हुए हैं, पाकिस्तान की कीमत पे ये लोग समृद्ध हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तानियों के पास बहुत पैसा है, लेकिन पाकिस्तान जनता के पास कुछ नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन लोगों ने अपने लिए तो बनाया, अपने परिवार के लिए बनाया, लेकिन पाकिस्तान का क्या हुआ? तो वो स्थिति हम सबके सामने है। और यही कारण है कि जब एक ओपोनेंट साइड वाला आदमी कुर्सी पे आता है तो जो बाकी लोग हैं वो उसको गिराने में लग जाते हैं। क्योंकि इस बात को आपको समझना होगा कि डेमोक्रेसी का जो एक्सपेरिमेंट है वो पाकिस्तान में हुआ है, थोड़ा बहुत बांग्लादेश में हुआ है, अदरवाइज जहां पे भी इस्लाम है वहां डेमोक्रेसी नहीं है। ये बात भी हमें समझनी होगी। तो एक कल्चरल फैक्टर भी है, क्योंकि इस्लाम में दो ही चीजें हैं, या तो हुकूमत या खिलाफत। या तो आप कुर्सी पे हैं या कुर्सी के खिलाफ है, बीच का रास्ता नहीं सिखाता है वहां पे। वहां डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग सत्ता में हैं वो अपोनेंट को उठने ही नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि अगर अपोनेंट को आपने उठने दिया तो फिर वो मेरी कुर्सी की खिलाफत करेगा और मुझे हटना पड़ेगा। तो यही समस्या है पूरे इकोसिस्टम में। पाकिस्तान ने डेमोक्रेसी का जरूर एडॉप्ट करने की कोशिश करी जैसे हिंदुस्तान में है, लेकिन वहां संस्कृति नहीं है जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर सके। उसके लिए एक कल्चरल सिस्टम चाहिए जो एग्जिस्ट नहीं करता है पाकिस्तान में। ये बात भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी इकोनॉमी नहीं है, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स नहीं है, डेमोक्रेसी कोई मिलिट्री रूल नहीं है, डेमोक्रेसी एक सोशल सिस्टम है। और वो सोशल सिस्टम डिफाइन करता है कि फिर पॉलिटिक्स कैसे चलेगी, बाकी डेवलपमेंट्स कैसे होंगे। तो जब वो इकोसिस्टम ही नहीं है जो डेमोक्रेसी को मजबूत करे, जैसे हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में आप डिक्टेटरशिप ला ही नहीं सकते। आप रिवर्स भी एंगल देखिए, हिंदुस्तान में आप डिक्टेटरशिप ला ही नहीं सकते, आप कुछ भी ताकत लगा लीजिए। इंदिरा गांधी ने कोशिश की थी, लेकिन खुद ही हटाना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि ये कल्चरल एक वैल्यू सिस्टम है जो बहुत मुश्किल से किसी समाज में होता है, और जहां होता है वहां पे स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी की तरफ वो समाज बढ़ता है, क्योंकि वो प्रोज एंड कॉन्स देखता है। पाकिस्तान में वो सिचुएशन नहीं। तो ये खामियाजा उनको अपने एक कल्चरल वैल्यू सिस्टम का उठाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी कौन से इस्लामिक देश हैं जहां पे डेमोक्रेसी है, और वो क्यों डेमोक्रेसी कहलाती हैं, और कौन लोग वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहे। आप उसको स्टडी करेंगे तो जो मैं कह रहा हूं आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मैं ये देख रहा हूँ डॉन में एक एडिटोरियल निकला है आज, और वो ये कह रहा है कि जो स्थितियां इस समय चल रही हैं और जिस तरह से डेली कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा होता है, अभी इन्होंने एक सब्सिडी जारी की गरीबों के लिए, और आईएमएफ ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया, उसको हटाना पड़ गया। तो आईएमएफ का भी इनमें ट्रस्ट बिल्कुल नहीं रहा है। और जो एडिटोरियल आज डॉन में निकला है वो ये कह रहा है कि जो स्थितियां चल रही हैं उससे ये नहीं लगता कि पाकिस्तान आईएमएफ का रिव्यू निकट भविष्य में क्लियर कर पाएगा, और यदि ऐसा होता है तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, सबसे पहले इकोनॉमी पर। सर ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि जिस तरह से स्थितियां हैं, और आईएमएफ की टीम 10 दिन वहां रही थी, पूरे टर्म शीट उनके पास थे, उन्होंने एक एक चीज का डिस्कस किया और बगैर टर्म शीट साइन किए वो वापस चले गए।
ये तो उसी दिन पता लग गया था कि वहां पे कंसेंसस नहीं है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, हालत खराब है, खाने को नहीं है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि हम ये कमिट कर सके कि वी विल ब्रिंग डिसिप्लिन इन इकोनॉमिक डिसीजंस इन पाकिस्तान। नहीं तो 10 दिन अगर आईएमएफ की टीम है और आपको पता है कि इसमें स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, पूरी दुनिया देख रही है, और आपको जो भी निर्णय लेना आप लीजिए, कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, लेकिन वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप को भी ये पता है कि उनके पास जनता का मैंडेट नहीं है। अगर जनता ने चुन के भेजा होता तो एक मॉरल अथॉरिटी होती है कि आप डिसीजन ले सकते थे और जनता को कह सकते थे कि आपने मुझे भेजा है, मेरे को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है और मैं ये सिग्नेचर कर रहा हूं, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास इस समय कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हो सकता है साल 2 साल में हम स्थिति से बाहर आ जाए। एक लीडरशिप जरूरी थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि पाकिस्तान में जिस तरह से लीडरशिप क्राइसिस है, तो आज वहां आप कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते जिसमें आपको लगे कि जनता आपके साथ है। तो यही प्रॉब्लम होती है जब मैंने कहा कि सर, प्लांटेड डेमोक्रेसी की, अगर आपने मिलिट्री ने इन द नेम ऑफ डिक्टेटरशिप की जगह आपने किसी पॉलिटिकल लीडर को एज ए नेता बना दिया, वहां प्राइम मिनिस्टर बना दिया और रिमोट कंट्रोल अपने पास रखा, तो प्रॉब्लम आएगा। यही हाल हिंदुस्तान में पंजाब का भी हो रहा है। तो जब तक मॉरल अथॉरिटी से लीडरशिप डिसीजन नहीं लेगी और पीछे से कोई रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश करेगा, तो कन्फ्लिक्ट उभर के आते ही है, और पाकिस्तान की स्थिति आज वही है। तो ये देखना पड़ेगा सर कि आगे पाकिस्तान की लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप क्या स्टैंड लेती है। जी, और मिलिट्री एक्सपेंडिचर में तो कमी हो नहीं रही है। आईएमएफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम करने को कह रहा है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर ये कम कर सके ऐसा संभव नहीं है। उल्टे ये यूक्रेन के युद्ध में परोक्ष रूप से भाग लेने का प्रयास कर रहे हैं, उनको एम्यूनेशन की सप्लाई कर रहे हैं, और इस निर्णय में मुझे नहीं लगता कि जो चुनी हुई सरकार है उसका कोई उसमें किसी भी प्रकार का रोल है। सर देखिए, जहां तक बात है मिलिट्री एक्सपेंडिचर की, सर ये तो आपको मान के चलना होगा कि वहां पे अगर मिलिट्री को आपने खुश नहीं रखा तो आपकी सत्ता तो एक दिन भी नहीं चलेगी, पहली बात। दूसरा, मिलिट्री ने एक इतना अच्छा नैरेटिव क्रिएट किया हुआ है वहां पे, जिससे आम जनता भी कुछ ना बोले कि देखिए अगर हमें अम्युनिशन नहीं मिला, हमें संसाधन नहीं मिले, तो कल पाकिस्तान के हाथ से कश्मीर चला जाएगा, हिंदुस्तान घुस जाएगा, हम सब बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए बाकी आप कुछ करो मत करो, हमें तो आप खिलाते रहो। ये स्थिति है। और अब उस स्थिति के अंदर ये एक दुविधा ऐसी है कि अब आम आदमी को, पाकिस्तान के जनमानस को ये कौन बताए कि साहब, भारत के साथ आपने आज तक जितना पैसा वेस्ट किया आर्मी के ऊपर कि हम आपको खा जाएंगे और बदला ले लेंगे और ये कर लेंगे और वो कर लेंगे, मिला क्या? आप अपने आप को ही बर्बाद करते रहे, आपने और कुछ नहीं किया। आपने जो आपके थोड़े बहुत पैसे थे, जो आप टैक्स से पैसा इकट्ठा करते थे, जो आप लोन लेते थे, वो आपने सारा आर्मी को दे दिया। आर्मी के ऑफिसर्स मजे कर रहे हैं, उनके परिवार मजे कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद वो सब विदेश चले जाते हैं, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में रहने का। उनमें से कितने आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे और परिवार के लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं और वहां कमिटेड वे में काम करते हो? क्या ये पाकिस्तान की जनता को समझ में नहीं आता है? लेकिन जहर इतना घोल दिया गया है कि अब उनको लगता है कि चाहे हम भूखे मर जाएं, लेकिन हिंदुस्तान से बदला लेंगे। अब वो स्थिति वहीं आ गई है कि आज खाने को नहीं है, लेकिन बदला लेंगे। तो अगर किसी की मानसिकता इतनी खराब हो जाए, जो समझ नहीं पाए कि अच्छा और बुरा क्या है, तो उससे सर क्या कोई बात करेगा? तो आज स्थिति पाकिस्तान की है। जी, और इमरान खान ने सोने में सुहागा कर रखा है। ऑब्वियसली सर, देखिए इमरान खान साहब की जहां तक बात है, अब उन्होंने ये नैरेटिव जनता में क्रिएट कर दिया कि देखिए मुझे तो आपने भेजा था, आर्मी ने मुझे हटा दिया,
और मैं होता तो देखो आपके लिए मैं बहुत कुछ चांद तारे तोड़ के ला सकता था। अब पाकिस्तान में जैसा मैंने आपको कहा कि दो ही तरीके हैं, इस्लाम में दो ही तरीके हैं, या तो आप सत्ता के साथ हो या सत्ता के खिलाफ हो, बीच का रास्ता नहीं है। वहां पे एक्सेप्टेबल डिसएग्रीमेंट नहीं आते हैं, वी एग्री टू डिसएग्री का कॉन्सेप्ट नहीं है। आइदर यू एग्री विद मी और यू आर आउट, माई वे और हाईवे का कॉन्सेप्ट होता है वहां पे। सो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि इमरान खान साहब, जो लोग सत्ता में हैं, जो उनके खिलाफ हैं वो इमरान साहब के साथ हैं, और जो इमरान साहब के खिलाफ है वो सत्ता के साथ है, बीच का रास्ता नहीं है। इसीलिए आपको पाकिस्तान में हमेशा कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन दिखेगी। आपको ऐसा तीसरा धड़ा नहीं दिखेगा जो कहेगा कोई बात नहीं यार, दोनों आराम से बैठो, देश चलाओ। आपने कहीं ऐसी पॉलिटिकल वॉइस सुनी पाकिस्तान में कि यार वी एग्री कि चलो नाउ गवर्नमेंट पीपल हैव सेलेक्टेड शरीफ साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो अब जब तक इनका टेन्योर है हम अपोजिशन में बैठते हैं और आराम से देश को चलने दो, फिर हम दोबारा चुनाव में जाएंगे, जनता के सामने हम अपना मत रखेंगे। आपने कभी आज तक पाकिस्तान में ऐसी बात सुनी? हम तो राहुल उनका गांधी को भी ऐसा ही देखते हैं, इमरान खान जैसा। सर प्रॉब्लम यही हो रही है ना कि हम लोग जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज को नहीं समझ रहे और आपको लगता है कि भाई किसी ने, प्रधानमंत्री ने, मान लीजिए हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, तो प्रधानमंत्री बने कैसे? आर्मी ने भेजा, यूएन ने अपॉइंट किया, मोदी साहब को पीएम बनाया किसने कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई? तो भाई आप जो भी कहें, मैं मानता हूं कि चलो 40% लोग ही सही आए तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू। आपको नहीं समझ में आता डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या है, इसलिए आप अगर ये बोलने लग जाएं कि नहीं नहीं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, बहुत अच्छी बात है। राज्यों में क्या हाल है सर? जहां पे कांग्रेस की सरकार को हटा के विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहां भी डेमोक्रेसी खत्म हो गई। चलो दिल्ली में खत्म हो गई, टाइमिंग हम इस हाइपोथेसिस को मान लेते हैं। तो अब अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अगर हारती है तो वहां डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार अगर हार जाती है तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। चलिए ये भी मान लेते हैं क्योंकि दोनों जगह बीजेपी का चैलेंज है। तेलंगाना में डेमोक्रेसी है या नहीं है सर? आंध्रा में है या नहीं है डेमोक्रेसी? तमिलनाडु में है या नहीं है? केरल में डेमोक्रेसी है या नहीं है? बंगाल में डेमोक्रेसी है या नहीं है? दिल्ली के अंदर जो स्टेट है उसमें डेमोक्रेसी है या नहीं है? या अब हिमाचल में डेमोक्रेसी वापस आई है, पहले नहीं थी? या अचानक नॉर्थ ईस्ट से डेमोक्रेसी खत्म हो गई? कहना क्या चाह रहे हैं? कहने का मतलब यह है कि इस तरह के, यार इस समय बिहार में सबसे अच्छा डेमोक्रेटिक मॉडल चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब मुद्दे हैं कि कहने का मतलब यह है कि अगर मैं कुर्सी पे नहीं हूं तो डेमोक्रेसी नहीं है। क्या ये राहुल गांधी की सोच है? तो यही अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हमारे यहां पे लोगों को कोई समझ में अगर बात नहीं आती है तो जनता को मिसलीड करना। प्रॉब्लम यह है कि आप अगर कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं जनता को अपने एजेंडा को लेके, तो आप जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ कंफ्यूजन क्रिएट करिए, और ये हो रहा है। देखिए, राहुल गांधी और इमरान खान की जो हरकतें हैं उनमें बहुत समानता है, और अंतर केवल इतना है कि इमरान खान जो है वो पब्लिक में अभी भी लोकप्रिय है, चाहे कितना ही उत्पाती हो लेकिन वो लोकप्रिय है। बातें वो भी उल जलूल और उक चुक करता रहता है, लेकिन जो हमारा बंदा है वो, उसका तो कोई आसपास भी कहीं भी पब्लिक में किसी तरह का कनेक्ट ही नहीं है। लेकिन एक लार्जर जो प्रश्न ये उठता है कि प्रजातंत्र जो है वो पूरे विश्व में इस पॉपुलिज्म की भेंट चढ़ता जा रहा है, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि हमारे आपके जीवन काल में ही, यदि हम अरिस्टोटल की जो एक हम आप ध्यान है जो उनका जो एक पॉलिटिकल साइकिल बना हुआ है जिसमें वो कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म होगी और फिर ओलिगार्की आ जाएगी।
मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पूरे जो प्रोसेसेस पूरे चल रहे हैं वो कहीं उसी तरफ तो नहीं जा रहे हैं। आप अमेरिका का भी हाल देख लीजिए, तो वहाँ भी हाल बेहाल है, वो मार काट मची हुई है आपस में, कुछ भी करने को तैयार हैं। अब तो ये सामने आ रहा है कि जो पूरा का पूरा जो वैक्सीन ऑपरेशन था वो अमेरिका की तरफ से, जो उनकी जो हेल्थ के जार थे फॉसी, उनने और चाइना ने मिलके इसलिए किया कि ट्रंप को हराया जा सके। देखिए सर, ऐसा है कि अमेरिका एक व्यापारिक देश है, वो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। वहां आइडियोलॉजी वगैरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सर। अमेरिका का इतिहास क्या है बताइए? 500 साल पहले अमेरिका क्या था? अमेरिका में कोई कल्चर नहीं है सर, आप इस बात को समझिए। माइग्रेंट कंट्री है, जहां जहां से लोग दुखी हुए या पनिशमेंट के लिए उनको अमेरिका में ब्रिटिशर्स ने भेज दिया था। तो अमेरिका की कोई संस्कृति नहीं है। आप उसको अमेरिकन कल्चर अगर आप बोलते हैं तो वहां ये बात है कि हम सब इमिग्रेंट्स एक साथ रहेंगे, यही उनका एक कल्चर है, बस। इसके आगे कोई कल्चर नहीं। तो जिस समाज का इतिहास ही 500 साल है, हिंदुस्तान में कितने शहर होंगे सर जो 1000, 2000, 4000 साल पुराने होंगे? आप अपने आसपास देख लीजिए। क्या अमेरिका में आज आप कितना भी बोल लीजिए, हार्वर्ड है, ये है, वो है, उनका इतिहास कितना है, कितने पुराने हैं वो? साल, 200 साल, 300 साल, इसके आगे क्या है? यहां तो आप राजस्थान में चले जाइए और जिस शहर में आप बैठे हैं वहां जो किला है उसका इतिहास कितना पुराना है। आप जयपुर से चित्तौड़ चले जाइए, वहां का इतिहास देख लीजिए, दाएं बाएं चले जाइए। तो ये तो जितनी संस्कृतियां हैं, ये तो अमेरिका से पुराने हैं हमारे सारे शहर। हमारे आज भी जिनको ये आज टावर्स बोलते हैं, वर्ल्ड टावर्स, उससे पुराने तो हमारे यहाँ के आज भी पुराने किले आज भी खड़े हैं। सोचो हमारी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी थी। अमेरिका में सबसे पुरानी बिल्डिंग कौन सी होगी? तो कहने का मतलब है सर कि ये मॉडर्न साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो ग्लैमर दिखता है वो संस्कृति नहीं होती है। अगर आपको संस्कृति देखनी है तो यूरोप जाना पड़ेगा, अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा। अमेरिका में कंस्ट्रक्शन के नाम पे भी अगर मैं बात भी करूं कि साहब अमेरिका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है लेकिन आप अमेरिका के रेलवे स्टेशन चले जाइए, आप चले जाइए अमेरिका के न्यूयॉर्क की सबवे में जो मेट्रो ट्रेन है, और कंपेयर कर लीजिए दिल्ली की मेट्रो ट्रेन में। अमेरिका की मेट्रो ट्रेन अगर आप जो चलती है उसमें ऐसे लगता है जैसे मालगाड़ी में बैठे हो आप, इतनी आवाज होती है। One of the worst subway systems. मैंने तो ट्रेवल किया है तो मैं बता रहा हूं, और मैं कहीं की बात नहीं कर रहा, मैं न्यूयॉर्क मैनहट्टन सिटी की बात कर रहा हूं, विच इज सपोज टू बी द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वहां की सफर में आप जाके देखिए, आपको लगेगा यार ये बदल क्यों नहीं सकते, ये कोच तक नहीं बदल सकते, पुराने आउटडेटेड। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, ग्लैमर था, एक इमेज बनी उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब पूरी दुनिया तबाह हो गई थी, तो एक बचा था देश जहां पे एक भी बम नहीं गिरा था, वो था अमेरिका। बाकी तो सब लड़ रहे थे। अमेरिका ही एक ऐसा देश था जिसमें बम नहीं गिरा था। हवाई का आप जरूर बोलते रहे कि साहब वहां पे पर्ल हार्बर में हुआ, अरे वो वहां से समुद्र में कितने हजारों किलोमीटर दूर है, ये भी तो देखो। अगर कोई बोले यहाँ पे दिल्ली में कि देखिए इंडिया पे अटैक हुआ था, एक अंडमान का एक छोटा सा आइलैंड पे 2 बम गिरे थे, अब वो इंडिया को मानोगे आप उसको? तो नोशनली है। कहने का मतलब ये है कि इस बात को हमें समझना होगा कि जो अमेरिका में हो रहा है वो होना था। वहां पे भी इंटॉलरेंस बढ़नी थी, क्योंकि होता क्या है ना सर कि साधन सीमित होते हैं, एस्पिरेशंस बढ़ते जाते हैं, खर्चे बढ़ते जाते हैं। अमेरिका ने नोट छापे, डॉलर छापे, आबादी कम थी, पूरी दुनिया में दादागिरी थी, पूरी दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज को उन्होंने अपने फेवर में एक्सप्लॉइट किया। अब स्थितियां बदल रही हैं, तो उस पे दबाव तो उनका भी है, बाकी दुनिया भी तरक्की कर रही है। तो मेरा ये मानना है, जो मैं हमेशा कहता रहा हूं जब WTO की बात आई थी, मैं, और आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं मैं 98, 99, 2000 की, जब मैं इंडियन इंडस्ट्री में आई वाज हेडिंग वन ऑफ द लीडिंग चैम्बर ऑन एग्री फूड। तब मैंने एक बात कही थी कि ये अगले 10-15 साल तक तो आपको ये ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा, क्योंकि अचानक व्यापार खुल गया, जो पहले बंधा रहता था, 50 फॉर्मेलिटीज थी, परमिशंस थी, तो ये खुलेगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन समस्या क्या होगी
कि कौन सा दुनिया में सर एक ऐसा देश बता दीजिए जो ये कहता है कि हमको आत्मनिर्भर नहीं बनना, हम सिर्फ खरीद खरीद के ही गुजारा करेंगे। एक देश बता दीजिए। जब हर गवर्नमेंट अपने यहां बजट बनाती है, प्लान करती है डेवलपमेंट का, कि इस बार हम ये फैक्ट्री लगाएंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ये एजुकेशन इंप्रूव करेंगे, हेल्थ केयर इंप्रूव करेंगे, अगर उनको अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है तो कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हर साल अगर आपने एक छोटे से फिजी देश में भी छोटी छोटी 4 फैक्ट्री भी लगा दी तो सर 5 साल बाद तो आत्मनिर्भर वैसे ही हो जाएंगे। जो रॉ मटेरियल नहीं है वही लाना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है सर कि वक्त के साथ हर समाज आत्मनिर्भर होता है। आप और हमारे परिवारों को देख लीजिए, जो हमारे दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी अपना बचपन देखें कि बचपन में कितने अभाव थे और आज हम किस स्थिति में हैं। तो पहले समाज में लोगों ने मेहनत करी, हमारे फोर फादर्स ने मेहनत करी, फिर फादर्स ने मेहनत करी, फिर परिवारों ने मेहनत करी, अब हम लोग कर रहे हैं। तो वक्त के साथ सबने मेहनत करी तो 30-40 साल में स्थितियां सबकी सुधरी हैं। ऐसा नहीं है कि खराब हो, जिन्होंने नहीं की, बर्बादी करी, उसका खामियाजा उठा रहे होंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज समाज सुधरता है। यह स्थिति हर जगह है। लेकिन अगर उसको आप ढंग से उस एनर्जी को चैनलाइज नहीं करते तो जो आज पाकिस्तान में हो रहा है और जो आप अमेरिका में देख रहे हैं, जिस तरह से पेरिस में, मतलब फ्रांस में हो रहा है, ये सब क्या है? ये सब यही बताता है कि गवर्नमेंट जो सिस्टम्स थे, पॉलिटिशियंस थे, वो आज भी पुरानी मानसिकता से चल रहे हैं, आउटडेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन जनता के एस्पिरेशंस बदल गए हैं और जनता को ये नहीं लग रहा है कि हमारे जो नेता हैं वो कॉम्पिटेंट हैं, इसीलिए अराजकता हो रही है। जी, और फिर भी पाकिस्तान जो है वो बाज तो नहीं आ रहा। वो तो ये कहावत है, जैसे कहते हैं कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। तो इतना सब होते हुए भी वो भारत में खालिस्तान को प्रमोट करने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बनिस्बत इसके कि वो अपने यहाँ रोटी का, आटे का, सब्जी का, प्याज का, आलू का जुगाड़ कर पावे, जो कि बिल्कुल नहीं हो पा रहा। आटा दाल है नहीं, लेकिन दूसरे के यहाँ वो कह रहे हैं कि साहब खालिस्तान बनाएंगे। ये जो पूरा अमृतपाल वाला जो किस्सा है, अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि सारा का सारा ISI का किया धरा है। सर ऑब्वियसली देखिए, हम तो ये पहले दिन से कह रहे हैं, इसमें तो कोई सोचना भी नहीं है कि पाकिस्तान की लाइफ का, अगर पाकिस्तान की आर्मी को एग्जिस्ट करना है और पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को एग्जिस्ट करना है तो उनके लिए सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स। जिस दिन पाकिस्तान में मान लीजिए आर्मी अध्यक्ष ने यह बोल दिया कि भारत हमारा दोस्त है और PM ने बोल दिया कि हम भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं, उस दिन पाकिस्तान की राजनीति डायरेक्शनलेस हो जाएगी। उनको समझ में नहीं आएगा अब करें क्या आगे। जैसे आज राहुल गांधी साहब अगर इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, कोई पॉलिटिकल पोजीशन अब नहीं रख पाएंगे मान लीजिए, तो कांग्रेस में हड़कंप ये है कि अब डायरेक्शन क्या होगा, अब लीडर कौन होगा, 24 में किसका फेस दिखाएंगे हम। वहां समस्या ये हो गई क्योंकि उनको पता है कि जो भी इस लीडर सामने आएगा वो किसी और को एक्सेप्टेबल होगा ही नहीं अदर देन गांधी फैमिली। क्या आप अशोक गहलोत साहब को PM के प्रोजेक्ट करेंगे, या कमलनाथ साहब को करेंगे, या कहीं और से इंपोर्ट करेंगे, या किसी और को करेंगे? आप खुद सोच लीजिए सर कि कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है कि उनके पास एक कॉमन फेस ही नहीं बचा। इसीलिए क्राइसिस है कांग्रेस में। यही हाल पाकिस्तान का। अगर आज वहां पे आप पॉजिटिव सिग्नल देने लग जाएंगे कि नहीं हमें इंडिया से झगड़े नहीं करने हैं, हम सिर्फ जो सही है पाकिस्तान के हित में वो करेंगे और इस तरह के पैसे और टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, सर पूरी पाकिस्तान आर्मी का क्या होगा? अगला सवाल लोग ये करेंगे तो फिर आर्मी का बजट काटिए ना, हमारे पास खाने को नहीं और आप वहां पैसे दिए जा रहे हैं, बंद करो उसको, पहला सवाल। और आर्मी में जो लोग बैठे हैं, क्योंकि आर्मी तो कॉस्ट सेंटर है ना, आर्मी को कुछ कमाना तो है नहीं। एक आर्मी ब्रिगेडियर या जनरल को या कर्नल को अगर वो बॉर्डर पे अपने कैंटोनमेंट में बैठा है और उसको पता है कि इंडिया तो अटैक करेगा नहीं अनलेस हमने पंगा किया तो इसीलिए वो बीच बीच में इंडिया से इसलिए पंगा करते हैं क्योंकि हिंदुस्तान रिटेलिएट करे। और जब हिंदुस्तान रिटेलिएट करता है तो अगले दिन वहां हेडलाइन चल जाती है, भारतीय फौजों ने 3 पाकिस्तानी मारे। वो ये नहीं बोलेंगे कि उंगली किसने की थी।
तो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए हमें क्यों पैसा चाहिए, 3 मार दिए, अगर हम नहीं होते तो 300 मरे होते। ये नैरेटिव वहां क्रिएट किया गया है। तो ये पाकिस्तान की फौज की मजबूरी है कि आपको बॉर्डर के ऊपर एक्शन जारी रखना है ताकि उनको फंड मिलता रहे। नहीं तो आम जनता तो सीधा ही सवाल करेगी, जब आपने दोस्ती करे ली और पाकिस्तान और इंडिया दोस्त बन रहे हैं, आज नेपाल के साथ तो हम कुछ ऐसा पंगा नहीं कर रहे, बांग्लादेश के साथ नहीं कर रहे, बाकी जो म्यांमार है उसके साथ हम ऐसा नहीं कर रहे, थाईलैंड वगैरह के साथ हम ऐसा नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आप उंगली कर रहे हैं तो हमें तो रिटेलिएट करना पड़ेगा ना। ये बात वो नहीं समझ रहे। तो ये एक सेलेक्टिव नैरेटिव है, ये एक अफीम है वहां की राजनीति को बचाए रखने के लिए। तो जो पाकिस्तान की राजनीति की जो अफीम है वो एंटी इंडिया ड्रग है, और इसीलिए दोनों की गुजारा चलता है। फौज को पैसे मिलते हैं और जो राजनेता है वो अपना टैक्स पेयर के पैसे पे मजे करते हैं, जनता रोती रहे। जो इनकी 2K स्ट्रेटजी है कश्मीर और खालिस्तान वाली, वो तो अब अपेरेंटली फेल होती दिख रही है, क्योंकि खालिस्तान वाला जो लेटेस्ट मूव था जिसको इन्होंने इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया था अमृतपाल का, वो तो भगोड़ा निकला। अगर वो गिरफ्तार हो जाता या कोई इनकाउंटर में मारा जाता तो जो ISI चाहती थी वो काफ़ी कुछ उसको फिर आगे किया जा सकता था। आप जानते हैं अच्छी तरह से जो पंजाब में जिस तरह की मानसिकता है और जिस तरह से लोग जो हैं वो लड़ने वाले को पसंद करते हैं, चाहे वो पागली क्यों ना हो। तो आपको क्या लगता है ये ISI और पाकिस्तान का ये जो सारा प्लॉय है ये फेल हो गया? निश्चित रूप से सर, देखिए ऐसा है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, कश्मीर का मुद्दा हमारे सामने है, 370 हट जाएगा तो जो लोग वहां पे थे, जो पॉलिटिकल फैमिलीज थी, कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, वो सब एक हवा क्रिएट किया गया था और वो सब गायब है, कोई नहीं दिख रहा है उनके वहां पे। लोग धीरे धीरे सच्चाई को समझ रहे हैं। हाँ, टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट आने में टाइम लगेगा, सुविधाएं इंप्रूव होने में टाइम लगेगा। इस बात से तो आपको ये समझना ही होगा ना सर कि जब इतना सारा टूरिस्ट गया है वहां पे, वन ऑफ द हाईएस्ट टूरिस्ट विजिटर दिस ईयर, तो वहां की जनता काम धंधा करेगी या पत्थर मारेगी? तो ये बात तो सबको समझ में आ गई है। और जो लीडर थे इधर उधर जो अराजकता फैलाते थे, उन सबको आपने उठा के, जैसे होता है ना कि आप जब सफाई करते हैं तो पेस्ट कंट्रोल भी जरूरी होता है, तो आपने साथ साथ एक पेस्ट कंट्रोल भी कर दिया, तो वो जरूरी है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज आता है पाकिस्तान को लेके कि उनको पता है अब कश्मीर में तो बात बन नहीं रही, उनको ये भी पता है कि अफगानिस्तान को अपने साथ मिलाना चाह रहे थे, अब अफगानिस्तान में उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, पाकिस्तान इंडिया के बीच में शायद वो तो अब ज्यादा लड़ाई कर रहा है रिलायबल, उल्टा। टीटीपी ने उनको वैसे ही एंगेज कर रखा है। तो अब पॉलिटिकल नैरेटिव क्या दें? और पाकिस्तान के अंदर ये तो सर एक बात तो मानिए कि अगर ISI है तो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, कोई अफगानिस्तान हैंडल कर रहा होगा, कोई टीटीपी को हैंडल कर रहा होगा, कोई कश्मीर हैंडल कर रहा होगा, कोई खालिस्तान हैंडल कर रहा होगा। तो हर डिपार्टमेंट के जो HODs है वो बैठ के क्या करेंगे? वो कुछ ना कुछ तो खुराफात करेंगे वहां। तो इसी तरह से जब कश्मीर वाला फेल हो रहा है तो जो खालिस्तान एजेंडा लेके बैठा होगा वहां का कर्नल ब्रिगेडियर जो भी ISI में, उस पर दबाव होगा कि यार तुम तो परफॉर्मेंस दिखाओ, तुम्हारा नहीं तो अप्रेजल खराब हो जाएगा, तुम्हारा भी तो CM RC बनना है ना, जो उसके बाद आपको प्रमोशन कैसे मिलेगी, आपको ISI चीफ कैसे बनाया जाएगा अगर आपने पाकिस्तान की तरफ से कुछ धमाका नहीं किया हिंदुस्तान में। तो ये सब अपने अपनी नौकरियां कर रहे हैं, अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं। हमें जरूर सतर्क रहना है कि इस तरह के लोग नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में शांति रहे। उसके दो कारण हैं, एक तो उनका पर्सनल एजेंडा, ताकि हिंदुस्तान में अगर बॉर्डर पर अशांति रहेगी तो आर्मी को फीडिंग के लिए ऑप्शन मिलता है, प्लस जो मुस्लिम संस्थाएं हैं, जो इंटरनेशनल NGOs जो फंडिंग करती हैं, इसीलिए तो FATF में इनके लिए मुश्किलें क्यों आ जाती हैं कि ये जब कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे, तो वो भी एक समस्या है इनके लिए। तो इस तरह की स्थिति है। अगर सब कुछ ठीक होता तो IMF इनको पैसे दे देता। चलिए हिंदुस्तान गलत बोल रहा है, हम ये मान लेते हैं। अगर आपके यहां सब कुछ ठीक था, रिलायबल था, तो IMF ने आपको लोन क्यों नहीं दिया?
उन्होंने आपको, आपका डिजर्विंग था ना, एग्रीमेंट तो हो ही चुका था, पैसा ही देना था, इवैल्यूएशन के लिए वो आए थे। नहीं, उसकी तो आप पहले की उनको, ट्रांचेस तो जा चुकी है ना, अब तो ये तो मैं वही कह रहा हूं, तो उन्होंने देखा कि भाई आपके, हमने जो पैसा दिया आपने मिसयूज किया, अब हम आपको और क्यों दें। तो कहने का मतलब वही यही आ जाता है सर, कि आप आईएमएफ को कन्विंस नहीं कर पाए। वो तो हिंदुस्तानी नहीं थे, वो तो 10 लोग आईएमएफ से आए थे। अगर आप उनको कन्विंस कर पाते तो एग्रीमेंट साइन हो जाता, पैसा मिल जाता, लेकिन नहीं हुआ। आपने सऊदी अरेबिया को कन्विंस नहीं किया, उन्होंने आपका हाथ, अपने अपने हाथ पीछे खींच लिए। आप यूएई को अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो लोग आपकी मदद कर सकते थे उनको आप पे भरोसा नहीं रहा। तो आप हिंदुस्तान को आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप अपना घर संभालिए, हिंदुस्तान अपने आप संभाल लेगा। कहने का मतलब यही है कि ये सब एजेंडा है, और ये एंटी इंडिया स्लोगन से ही वहां की राजनीति और फौज को, जिसे कहते हैं कि ब्रीदिंग स्पेस मिलता है, उसका वो फायदा उठाते हैं और वो चलता रहेगा। चाहे उसमें कश्मीर आए, चाहे खालिस्तान आए, या कल को कोई और नया तमाशा शुरू करेंगे, ये तो खिलते रहेंगे, क्योंकि उसके बगैर उनका गुजारा नहीं। जी, जी, जी। और बात कर रहे हैं कि इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन डिले कर दिया है, अब अक्टूबर के बाद होंगे, तो इमरान खान जो है जेल भरो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी की पूरी कंट्री में एक तरह का पागलपन छाया हुआ है, कि जो बेसिक चीज़ें हैं ऐसे समय पे तो जो सारी पार्टियां हैं वो, कई बार भारत में हमने देखा था जब क्राइसिस हुई थी 1991 में, तो सारी पार्टियों ने बैक किया था नरसिम्हा राव को। यहाँ तो असंभव है। और वैसे मुझे लगता है कि आज के दिन भारत में भी राहुल गांधी के कारण असंभव हो गया है। देखिए सर, पाकिस्तान की जहां तक बात है, इलेक्शन कराओ अक्टूबर के बाद कराएंगे तो बाइंग ऑफ टाइम है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लोग सत्ता में बैठे हैं वो नहीं चाहेंगे कि तुरंत कुर्सी हाथ से चली जाए। तो उन्होंने जनता को पैसिफाई करने के लिए कह दिया, हम देखिए जरूर चुनाव करवाएंगे, लेकिन अभी माहौल ठीक नहीं है, काउंटिंग करनी है, प्रिपरेशन करना है, ये करना है, वो करना है, गर्मी का माहौल है, बच्चों के स्कूल है, एजुकेशन है। 50 जस्टिफिकेशन देके ये कह दिया जाएगा कि साहब हम करा देंगे अक्टूबर के बाद। तब कम से कम 6 महीने तो यार हमें मतलब कि मजे करने दो ना, आप इतनी की हड़बड़ कर रहे हो। 6 महीने में कुछ और रास्ता निकालेंगे कि कैसे इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, या फिर 6 अक्टूबर के बाद वो इलेक्शन कमीशन की मीटिंग बुलाएंगे, फिर वो कहेगा जी अभी हम मतगणना करवा रहे हैं, और जैसे मतगणना पूरी होगी हम चुनाव करवा देंगे, वो अगला अक्टूबर आ जाएगा। तो ये सब डिलेइंग टेक्निक है। वहां पे ये सब कुर्सी का खेल है। जैसा मैंने आपको कहा कि जो एक बार कुर्सी पे आ गया वो हटेगा तो मरेगा, क्योंकि उसके खिलाफ तो तुरंत जो नया आएगा वो उसको सबसे पहले अंदर डालेगा। क्योंकि देखिए आप ये साइकिल को देखिए ना सर, जो इस समय सत्ता में है वो क्या चाह रहे हैं, इमरान खान जेल जाए। ठीक, इमरान खान जैसे ही सत्ता में आएंगे वो चाहेंगे कि मेरे से जो पहले कुर्सी पे था वो जेल जाए। ये वहां रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास आज तक यही रहा है। आप मेरे को बता दीजिए, जिसने कुर्सी छोड़ी वो कौन सा अपनी जिंदगी में चैन से रहा? उसको हैरेस किया गया, या उसका मर्डर हो गया, या वो जेल में चला गया, कुछ समझ में नहीं आया तो बम ब्लास्ट हो गया, और कुछ समझ में नहीं आया तो प्लेन क्रैश हो गया, या उसको देश निकाला कर दिया कि तुम चले जाओगे, जीना चाहते हो, तो बाहर मुशर्रफ को या उन्होंने बना के भेज दिया। तो कहने का मतलब यह है कि सर जो सत्ता से उतरेगा उसको भी पता है कि मेरी जिंदगी तब तक है जब तक मैं इस कुर्सी का हूं। जिस दिन मैं कुर्सी से हटा, जो नया ग्रुप आएगा वो सबसे पहले मेरी जान लेगा, क्योंकि उसको मेरे से ही थ्रेट है कि यही आदमी चैलेंजर बन सकता है, तो सबसे पहले तो इसको साफ करो। तो शरीफ साहब एक ही काम करें कि जिस दिन इनको लगे कि ये हार रहे हैं उस दिन फ्लाइट लेके लंदन चले जाए भाई के पास, अगर जिंदा रहना तो। पाकिस्तान में नहीं रह सकेंगे आप, ये पाकिस्तान का कल्चर बन गया। दूसरा सवाल कि जो अब इमरान खान साहब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको सत्ता चाहिए। जैसा मैंने कहा कि वहां कोएग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, या तो मैं सत्ता में रहूंगा नहीं तो मैं आपको हटाऊंगा, ये दो ही लॉजिक है। तो जब तक मैं सत्ता में था सब ठीक था, आज आपने मेरे को हटा दिया एज ए इमरान खान, तो मेरे लिए जो एग्जिस्टिंग पार्टी है वो खराब है, मुझे तो उसको हटाना ही है, ये मेरा धर्म है, इसलिए वो अपने काम पे लगे हुए। तो नई बात नहीं है, ये पाकिस्तान की कल्चरल सिस्टम ऐसा है, क्योंकि इस्लाम के अंदर डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, टेक्निकली नहीं है।
तो ये हमें समझना होगा। तो इसमें उनकी गलती नहीं है सर, वो जैसा सिखाया गया है वो वैसा ही काम होगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपने जो राहुल गांधी का नाम लिया, हिंदुस्तान में हम लोगों ने भी यही देखा है कि राहुल गांधी साहब की मजबूरी क्या हो गई है कि लोगों ने, जो उनके आसपास के लोग थे, उन्होंने राहुल गांधी को, मुझे ये लगता है कि बहुत मिसलीड किया। राहुल गांधी शायद ये जो पदयात्रा थी, इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो की थी, शायद इसका भी ये पूरा फायदा नहीं उठा पाए। एक तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मतलब कि विचार विमर्श नहीं करते हैं, लोगों के ओपिनियन या जिसे कहते हैं कंसेंसस बिल्डिंग में इनको भरोसा नहीं है। दूसरा, इनकी स्थिति वही है जो केजरीवाल की, कि मेरे से ज्यादा जो समझदार होगा उसको मुझे अपने आसपास रखना ही नहीं है, आई एम सुप्रीम। तो जो डिस्कस करना है, चाहे वो केजरीवाल हो या राहुल हो, उन दोनों को ये लगता है कि उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, अल्टरनेट ओपिनियन हो ही नहीं सकती। और समस्या ये हो गई कि इन दोनों को खुश रखने के लिए जो इनके कार्यकर्ता वो भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। और आपको पता है सर मेरे से ज्यादा कि हिंदुस्तान में भीड़ कैसे इकट्ठी की जाती है, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इससे इनके दिमाग में एक गलतफहमी हो गई कि दे आर सुप्रीम लीडर्स। तो ये सब प्रॉब्लम है। और जब आप सुप्रीम होते हो और आपसे अच्छा कोई नहीं होता और आपके सुबह शाम दिमाग में बात फीड की जाती है कि यू आर द बेस्ट, फिर आप सेकंड बेस्ट की बात सुनोगे क्यों सर? आपके लिए तो बाकी सारी दुनिया सेकंड बेस्ट है, या आपके लेवल की ही नहीं रही, तो आप किससे बात करोगे? तो सब छोटे लोग हैं, कम दिमाग के लोग हैं, आई एम द बेस्ट। तो आप किसी मूर्ख का सजेशन लोगे क्या सर? आप भी इतना एडमिनिस्ट्रेशन का आपका एक्सपीरियंस है, यू ऑलवेज टेक सजेशन जिसको आपको लगता होगा कि मैं इसको रेस्पेक्ट देता हूं फॉर हिज स्किल, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे वो सोशल सिस्टम्स हैं, या गवर्नेंस के इश्यूज हैं। आपने बहुत बार बहुत लोगों से, चाहे वो रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे, आपने अपने कैरियर में बहुतों से कंसल्ट किया होगा बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। पॉलिटिकल सिचुएशन में मैं क्या करूं, बजट के समय में मैं क्या करूं, ये डेवलपमेंट एजेंडा में मैं क्या करूं। अलग अलग एक्सपर्ट्स के आपने ओपिनियन लेके अपने विचारों को रिफाइन करके फिर आपने पॉलिसी डिसीजन लिए होंगे। ये हर आदमी यही करता है। लेकिन जब आपके दिमाग में बात चली जाए कि यू आर द बेस्ट और बाकी सारी दुनिया बिल्कुल तुच्छ है, आपके आगे सब कीड़े मकोड़े हैं, आप उस आदमी से सजेशन लेंगे? आप ही नहीं लेंगे, संभव। मैं भी नहीं लूंगा। तो ये दिमाग में, जब जिसे कहते हैं ना कि जब ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, तब ये होता है। आज जैसे आतंकवादी का ब्रेन वॉश किया जाता है कि तेरे को ऊपर 72 हुरे मिलेंगी, ये तो सब दुनिया सिर्फ सराय है, असली जन्नत तो ऊपर है, यहाँ क्या कर रहा है, जितनी जल्दी हो ऊपर जा, दो चार काम करके ऊपर निकल। तू ये जब उसको सिखाया जाता है तो लग जाता है अपने काम में। इसी तरह से हर इंसान का हर प्रोफेशन में ऑफिशियल शब्द हम बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग ओब्लिक ट्रेनिंग, और नेगेटिव शब्द होता है ब्रेन वॉशिंग। ट्रेनिंग में भी हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं ना कि आपको ऐसे नहीं ऐसे काम करना, जैसे बताया जाए वैसे करो। तो आपके वर्कर, आपका स्टाफ, आपकी टीम सीखती है, उसको आप बोलते हैं ऑफिशियली ट्रेनिंग। यही चीज तो आप आतंकवादी के साथ करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे बम बनाना है, ऐसे हथियार चलाने हैं, ऐसे बम फोड़ना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। वो उसकी ट्रेनिंग है, उसको हम बोल देते हैं साहब देश को इसका ब्रेन वॉश कर दिया था। दोनों ही ट्रेनिंग। तो करेक्ट। ये स्थिति है सर। तो राहुल गांधी साहब और केजरीवाल साहब को समझना होगा कि आप जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, दुनिया उसके, आपके, आप जो समझ रहे हैं, पीपल कैन रीड बिटवीन योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर वर्ड्स। आपके इंटेंशन और आपके एक्शन में फर्क दिख रहा है। और इस गलतफहमी में मत रहिए कि यू आर द मोस्ट जीनियस अराउंड। दुनिया को सब दिखता है, लेकिन हम हथियार नहीं उठाते। हम सिर्फ उस दिन का इंतजार करते हैं जिस दिन बैलेट बॉक्स खुलते हैं। तो ये और हिंदुस्तान का तरीका है। और पाकिस्तान जो है वो बिना हथियार उठाए ही टूटा जा रहा है। भारत को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भारत के लोग चाहते थे कि पाकिस्तान टूट जाए, तो पाकिस्तान टूट रहा है। और जैसा कि विजय सरदाना जी ने अपने डिस्कशन में बताया कि पाकिस्तान का कोई निकट भविष्य में कोई परित्राण भी नहीं होने वाला है। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे
आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सरदाना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।